अब हम मेयर मधु आज़ाद के पास चलेंगे और उनसे तमाम मुद्दों को लेकर सवालात पूछेंगे कि जो जिम्मेदारी उन्हें गुड़गांव की तरफ की जनता ने सौंपी थी उस पर वो कितनी खरी जी। और हम पहुंच भी चुके हैं उनके घर पर। नमस्कार मैम, स्वागत है इस मंच पर आपका। कुछ सवाल जवाब हैं गुड़गांव के मुद्दों को लेकर, वो आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। जरूर पूछिए जी। तो ये मैम, नमस्ते मैम। हमारी गुड़गांव की पहली महिला मेयर हैं। सबसे पहले आपको मैम बहुत बहुत बधाई पूरे, क्योंकि अगर मैं बात करूं पिछले चुनाव की तो महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण है वो आप लोगों ने पेश किया था। तीनों मेयर, तीनों महिला। वही कह रहे हैं ना कि निगम पे अगर किसी का कब्जा था तो वो महिलाओं का कब्जा था। इससे ज्यादा प्राउड की बात कुछ हो नहीं सकती है। उसके अलावा तो वार्ड से भी बहुत सारी महिलाएं चुन करके आई हैं। तकरीबन मुझे लग रहा है 17 में 35 में से 15 महिलाएं। हाँ। तो निगम में तो फिर अच्छे से पूरा काम हुआ होगा, क्योंकि जब घर का बजट और घर की चीज़ों को इतना अच्छा संभाल लेती हैं तो वार्ड को संभालना तो इनके लिए। आइए तो हम आगे चल के बातचीत करते हैं। तो दोबारा से चुनाव की तैयारी चल रही है मैम? देखो जी, ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, सीएम साहब हमारे आदरणीय राघवेंद्र जी देखेंगे। जैसा भी पार्टी का आदेश होगा तो मैं उसका पालन करूंगी। आपकी तरफ से तैयारी है? मेरी तरफ से तो 5 साल पहले भी तैयारी थी और आज भी तैयारी है। तो हम पहुंच चुके हैं गुरुग्राम नगर निगम की पहली महिला मेयर के घर पे, मधु आज़ाद के घर पे पहुंच चुके हैं। उनसे तमाम बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो उन्हें टाइम मिला था, मौका मिला था, उसमें उन्होंने कितना काम किया है, जनता कितनी ज़्यादा खुश है और आने वाले वक्त में वो और क्या काम करना चाहती है। इन सबके बीच में कैसी तैयारी है, क्योंकि मैंने पहले ही जैसे आपसे कहा है कि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम पार्षदों की तरफ से या फिर उम्मीदवारों की तरफ से जो दावेदार अपनी पेशी कर रहे हैं उनकी तरफ से बिसात जो है वो पूरी बिक चुकी है। उनके तरफ से लगातार जनता को रिझाने के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। तो हम जानने यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मधु जी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, अपनी चुनौती किस तरह से, और राइवल खासतौर से अगर आम आदमी पार्टी की भी मैं बात कर लूँ तो आम आदमी पार्टी को किस तरह से वो यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी नगर निगम चुनाव में तैयारी शुरू कर दी गई है। तो सीधे नीरज जी आपके पास हम आएंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे कि मधु जी के बारे में थोड़ा सा बताते हुए जो पहला सवाल। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक घराने से हैं और राजनीतिक घराने के अलावा जब 2017 में पार्षद चुनी गई, पार्षद चुनने के बाद जो मेयर तक की दौड़ थी उसमें मधु जी ने काफ़ी दिग्गज चेहरों को पीछे छोड़ा और मेयर की कुर्सी पर काबिज हुई। उसके बाद से जो विकास की बयार की उम्मीद जनता ने लगाई थी उस पर वो कितनी खरी उतरी, वो तो हमारे सवाल जवाब जब मेयर साहब से होंगे तो बताएंगे ज़रूर। लेकिन 2017 का में शुरुआत की थी मैम आपने, तो क्या कुछ आपने सोचा था कि आपको जब जिम्मेदारी दी गई कि आपको मेयर के पद पर जनता ने मौका दिया, क्या कुछ ऐसी तैयारियां थी, क्या कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आपने सबसे पहले सोचे कि गुरुग्राम के लिए सबसे पहले अगर मैं करूंगी तो ये करूंगी? सबसे पहले तो सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। आज यहाँ पे जो मेरे से मुद्दे पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि मैं सिर्फ 2017 में ही फील्ड में नहीं आई, मैं 2001 से फील्ड में हूँ। 20 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। 3 बार मैं पार्षद रही हूँ और अच्छे पदों पर रही हूँ। खाद्य विभाग पे भी रही हूँ, बिजली बोर्ड में भी रही हूँ, हर एक उसमें विजिलेंस कमेटी से रही हूँ मेंबर। तो ये मुद्दे, इस शहर के मुद्दे मेरे देखे जाने थे, सारे पहचाने थे, क्योंकि मैंने इन पे पहले भी वर्क किया हुआ है, चाहे वो वार्ड से रिलेटेड हो चाहे वो शहर से रिलेटेड हो। तो इसलिए मैं अनजान नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए और मेरे को बखूबी पता था कि क्या वर्क करना है क्या नहीं करना। तो कई सारे मुद्दे थे हमारे, पानी को लेके भी थे और सड़कों को लेके थे, कम्युनिटी सेंटर्स को लेके थे, जो कि मैंने अपने 5 इयर्स के टर्म में सैकड़ों तो कम से कम कम्युनिटी सेंटर्स बनवाए हैं, चौपाले बनवाई हैं हर एक सभा की। और इतने सारे जो हमारे बड़े बड़े जैसे कि अंडर पासिस बने हैं उसमें भी हमारा निगम का रोल है, क्योंकि हमने हर चीज़ में अपना योगदान दिया मैंने। क्योंकि मेरी से भी पूछा जाता था कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मीटिंग्स में, जीएमडी की मीटिंग्स में, उसकी मैं मेंबर्स थी तो उसमें मेरा भी सजेशन लिया जाता था। तो जिसके लिए जो जो समस्याएं हमारी आती थी उनके सामने मैंने रखी, जिसमें हमारे सीएम साहब मनोहर खट्टर जी ने, हमारे सांसद राघवेंद्र जी ने मेरा बखूबी साथ दिया और हर चीज़ में मेरा योगदान दिया।
अच्छा, कोई ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताइए पिछले 5 साल में कि गुरुग्राम की जनता को वो सबसे महत्वपूर्ण जो खास उपलब्धि थी, वो आपने गुरुग्राम की जनता को दी? सबसे पहला तो जब मैं बनी मेयर, सबसे पहला मेरी हाउस की मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा था कि हमारा ऑफिस निगम का अपना होना चाहिए, क्योंकि मेरी शहर की जनता कभी इधर भागे कभी उधर भागे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा दुविधा थी कि वो इतने परेशान होते थे कि ऑफिस कंप्लीट नहीं है। और लोगों को जो पुराने शहर के लोग थे वो डीएलएफ में जाते थे, क्योंकि रेंटेबल पे होने के बावजूद उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उनको देखते हुए कि सबसे पहले मेरा यही था पहला एजेंडा कि निगम का ऑफिस अपना हमारा खुद का हो। तो उसका मैंने कर दिया, इनॉग्रेशन कर दिया है। 2024 में उसका इनॉग्रेशन सीएम साहब भी करेंगे और शायद हो सकता है मैं भी करूं। तो सबसे पहला मेरा एजेंडा वही था, तो जो पूरा कर दिया मैंने। तो जिस तरह से मधु जी अभी आपने कहा है कि 2024 में हो सकता है कि मैं भी इसका इनॉग्रेशन करूं मुख्यमंत्री जी के साथ, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर आपको पार्टी दोबारा ये मौका देती है तो आप कौन सा ऐसा पहला काम है जो करना चाहेंगी, जो आपको लग रहा है कि आपके पिछले टेन्योर में जो है वो अधूरे रह गए थे, उसे पूरा करने का आपने अभी तक में क्या सोचा हो? क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब इन द मीन वाइल, क्योंकि अभी भी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, कोशिशें लगातार जारी हैं, और इन सब के बीच में क्या आप इसी वार्ड से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये 2 सवाल। देखो जी, अब तो वैसे डायरेक्ट हो चुका है मेयर का इलेक्शन, तो एक वार्ड से तो रिलेटेड है नहीं, पूरे शहर का है, पूरे जिले का है। तो सबसे पहला एक्चुअली क्या है कि जो पिछले 5 साल में मैंने कोशिश करी कि जो हमारा गुरुग्राम है वो नक्शे के उस पे तो है, मगर जो वहाँ का जो सिस्टम है, सीवरेज का हो चाहे वो पानी का हो, तो सीवरेज के सिस्टम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है हम लोगों, क्योंकि जैसे जैकमपुरा है, सदर बाज़ार है, ये हमारा बहुत पुराना इलाका है। तो इसमें बहुत पुरानी लाइनें डली हुई हैं, इस पूरे चाहे वो न्यू कॉलोनी से ले लो, चाहे कोई सा भी 4 सेक्टर ले लो, तो वो बहुत पुराना शहर है। तो मैं सबसे पहला, अगर मेरे को मौका दिया सरकार ने हमारी ने, तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि इसको पूरा का पूरा दोबारा से इसका रिन्यू करा जाए, ताकि वो सिस्टम वाइज चल सके, पूरा उसका नक्शा तैयार करके पूरा उसका सिस्टम की आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत ये हमें समस्याएं देखनी पड़ती हैं कि जैसे कि ढलान वाले इलाकों में थोड़ा सा पानी रुक जाता है थोड़े समय के लिए, तो वो भी ना रुके और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैम, हर चुनाव में ना एक वायदा किया जाता है कि हर आपकी बैठक की बात करूं, नगर निगम की सदन की बैठक में बात करूं, तो हर बार ये कहा गया, ये दावा किया गया मानसून से पहले कि वाटर लॉगिंग जैसी शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं जिला प्रशासन की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। नरसिंहपुर की बात करूं, ओल्ड सिटी की बात करूं, न्यू सिटी की बात करूं, अरावली का वो पानी खपाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मसलन कि हीरो होंडा चौक पे अंडरपास भी बनाया गया, बादशाहपुर ड्रेन का निर्माण किया गया, लेकिन फिर क्या ऐसी समस्या है? क्योंकि हर सदन की बैठक में आपने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, अधिकारियों की जवाबदेही को आपने तय किया, फटकार तक लगाई अधिकारियों को, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकलता नजर आ रहा है। क्या कुछ कारण समझती हैं इसका आप? नहीं जी, अब ये देखेंगे आप, जो पिछले समय में जो 4 साल पहले हमारा अंडरपासेस में जो पानी भर गया था, वो थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी, चाहे वो बादशाहपुर ड्रेन का लगा लो आप, क्योंकि वो उस समय जो सिस्टम का था, जो उसको बंद करना था, वो नहीं करा था, जिसकी वजह से उस अंडरपास में पानी भरा। तो वो समस्या का हल करा, जिसमें कि हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी ने भी और हमारे सीएम साहब ने भी विजिट करके और उनको अधिकारियों को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लिया, तो उस समस्या का निदान हुआ। और जो मैं बता रही हूँ आपको कि पुराने शहर का सिस्टम हमारा क्या है कि कहीं पे भी कोई भी गली है तो लोगों ने कहीं भी अपने कनेक्शंस कर लिए हैं, कहीं भी कुछ भी कर लिया, तो वो सिस्टम हमारा तरीके से नहीं है। जिस तरीके से कि भी साथ में हर चीज़ का निकासी का पानी का वो होता है, स्रोत नहीं है, तो उसको कराने के लिए ही आने वाले समय में अगर मेरे को भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देती है, तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि मैं उस चीज़ को करूं। जी बिल्कुल। मधु जी, अगर ये जानना चाहे, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है, नवंबर में खत्म हुआ, अभी तक चुनाव या चुनाव की तारीखों, क्योंकि ऐसे अटकलें लग रही थी कि जनवरी के आखिरी में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो चुनाव हो जाएंगे, ये जो देरी हो रही है, अभी भी जो समय है या जो डेट है उसका ऐलान नहीं हुआ है, ये जो देरी में लग नहीं रहा है कि विकास थोड़ी सी धीमी हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी पब्लिक के बीच में ही हूँ। पब्लिक के सारी डिमांड्स, क्योंकि मेरे पास सारा दिन तांता लगा रहता है, फ़ोनों का भी और लोगों का भी,
और मेरे अधिकारी से भी मेरी बातें होती रहती हैं। जो भी समस्याएं हमारे शहर की और हमारे जो पूर्व पार्षद रहे हैं, सभी के सभी अपने अपने वार्डों में वो बखूबी काम करा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी कुछ भी रुकावट हो। अच्छा, पुराना शहर काफ़ी घुटता जा रहा है। जो जगह की समस्या है, चाहे उसकी पार्किंग की समस्या की बात करूं, नगर निगम की सदन की बैठक में हमने भी बहुत बार कवर किया, और ख़ास तौर पर तमाम तरह के जो मुद्दे थे उनको लेकर, लेकिन शहर की व्यवस्था को लेकर कोई बात नहीं की गई। मसलन कि कहीं अंडरपास की कोई योजना नहीं है, मसलन कि कोई एलिवेटेड फ्लाईओवर की कोई योजना नहीं है, मसलन कि जो सरकारी अस्पताल है वो कब बनकर तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी के 2 रेस्ट हाउस, 5 स्टार रेस्ट हाउस बनकर तैयार हो गए, बीजेपी का खुद का कार्यालय बनकर तैयार होगा, सरकारी अस्पताल कब बनकर तैयार होगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा जी। और आप देख रहे होंगे कि उसका पूरा काम हो चुका है। जिस मशीन के कारण 1.5 साल से डिले चल रहा था, वो मशीन भी शिफ्ट हो गई और अब पूरा का पूरा टूट चुका है पुराना हॉस्पिटल, और उस पर नई इमारत बनने जा रही है हमारी। और आने वाले मेरे ख्याल से जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा, हमारे सीएम साहब और हमारे आदरणीय राव जी इस पर बिल्कुल संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि हर मीटिंग में हमारे चर्चा रहा है। और जल्दी से जल्दी वो बन के तैयार होगा हॉस्पिटल। और रही शहर की पार्किंग के लिए, वो शहर की पार्किंग के लिए मैंने जो हमारी पार्किंग बन रही है वो भी बन के तैयार हो चुकी है। अपनी पब्लिक को देखते हुए मैंने सबसे जो डिमांड हमारी थी पहले, तो वो पार्किंग भी हो चुकी है। उसका पहले हमने इनॉग्रेशन कर दिया था, और अब वो 2023 में जब मर्जी उसका इनॉग्रेशन करके वो चालू होने वाली हैं। जितना भी मैंने गुरुग्राम को जाना है, पार्किंग की पूरी अव्यवस्था है। व्यवस्था नहीं, मैं कहूँगी अव्यवस्था है यहाँ पर, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 2017 में अगर हम कहें तो 3 ऐसे मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना जो है वो तैयार की गई थी। तो उसमें सीधे तौर पे एक जिसकी बात आप कर रही हैं वो तो तैयार, 2 अभी भी कहीं ना कहीं 2 इसलिए है क्योंकि मानसराय और डाक खाना चौक। बिल्कुल जी, कमान सराय की जो मैं बात कहूँ कि वो उसमें एक कांग्रेस का ऑफिस है, जिसके ऊपर काफ़ी केस भी चल रहा है, और उसको खाली कराने के लिए कई बार सीएम साहब ने भी और राव जी ने भी अपील की है कि भी कहीं और आप शिफ्ट कर लीजिए इसको। तो वो उस चीज़ के ऊपर अड़े बैठे हैं किसी चीज़ पे, वो हल होते के साथ ही वहाँ भी बनने को तैयार हो जाएगी। और जो तीसरी है हमारी, वो थोड़ा सा बीच उसमें आ रही है, तो उसके ऊपर भी सोच विचार चल रहा है कि उसको किस तरीके से खाली करके हम लोग करें। अच्छा, खाना चौक की अगर हम बात कर ले तो वो सदर बाजार जो है उसी के आसपास का एरिया है, जहाँ पर क्योंकि सदर बाजार आपको कहे तो पूरा क्राउड एरिया, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वो स्थिति जो आप देखती हैं जाम, आपने देखा ही होगा। अब क्योंकि आप खुद यहाँ की मेयर, आपने कहा है कि मैं इससे पहले भी पार्षद रह चुकी हूँ, स्थिति से वाकिफ़ हूँ पूरी तरह से। तो वहाँ पर थोड़ा जल्दी में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, देरी कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा मायूस करती हैं। बिल्कुल हो रही है। मैं कह रही हूँ ना, आप 2023 में इसका इनॉग्रेशन होते के साथ ही पार्किंग की समस्या कम से कम नहीं तो 60% सॉल्व हो जाएगी हमारी। उसके बाद हम सदर बाज़ार के लिए कई बार हमने वो जो काम करे हैं, इसके पार्किंग के बनने के बाद ही वो सदर बाज़ार का भी पूरा हो जाएगा। जिस तरीके से चांदनी चौक इस समय आपको दिखाई देता है, उस तरीके से हमारा सदर बाज़ार भी आपको दिखाई। तो मतलब मैं अपने सियासत के शोले की ये जो बाइक है, ये जो बुलेट है, इसे चला सकती हूँ? बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं आप। अच्छा मैम, एक आपके 5 साल के टेन्योर में क्या आपके पास ऐसा कोई वार्ड है जो आदर्श वार्ड हो? क्या कोई ऐसा पार्क है जो कि आदर्श पार्क हो? क्या कोई ऐसा सड़क है जो आदर्श सड़क बनाई हो नगर निगम ने आपके कार्यकाल के दौरान? कोई ऐसी उपलब्धि नगर निगम ने अर्जित की या आपके टेन्योर में आपने अर्जित की? बिल्कुल जी, पार्क तो बहुत सारे करे हैं हमने, जिसमें हमने अवार्ड भी किया है। हमने 5-5 लाख के अवार्ड भी दिए हैं। जिन पार्कों में आप जाके देखेंगे, 15 सेक्टर का ये पार्ट 2 का पार्क है, जिसमें वहाँ पे हमने मिलके, निगम ने मिलके और वहाँ की सोसाइटीज़ ने मिलके जो उन पार्कों की मेंटेनेंस करी है, और जो आयुर्वेदिक पौधे लगाए हैं, आप देखेंगे हर पार्क में मतलब इतना सुंदर वातावरण कर रखा है। लोग आसपास के बहुत खुश हैं, उस चीज़ से बहुत सारी हैं। और सड़कें भी हमारी कई चल रही हैं जिस पे वर्क चल रहा है, क्योंकि पिछले जो हमने एक वार्ड में एक सड़क हमने ऐसी ली थी कि उस सड़क का इनॉग्रेशन करके हम लोगों ने बहुत सुंदर बनाने के लिए, तो सभी वार्डों में काम चल रहे हैं। नहीं, कोई आदर्श वार्ड आपके उसमें कार्यकाल में नहीं बना? 2008 में गठन हुआ था नगर निगम। तो आदर्श वार्ड का तो क्या कहें, हर वार्ड में इतने कार्य हुए हैं, इतना लोग खुश हैं। क्योंकि मैं पूरे शहर में घूमती हूँ, कहीं भी देखो 20% तो लोग बोलेंगे। जो थोड़ा बहुत देखो, हर एक को ये नहीं होता कि 5 उंगलियां बराबर होती हैं हर जगह। कोई नुक्स निकालने, कोई अदर पार्टियां होती हैं जो उंगलियां देती हैं। अदरवाइज वैसे किसी भी वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। हर वार्ड में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, सैकड़ों हज़ारों करोड़ों के काम हुए हैं।
कि उसकी जनता बहुत खुश है। जी बिल्कुल मैम, और ये जानने के लिए ही हम निकले हैं कि हकीकत बिल्कुल, क्या है बिल्कुल, वार्डों की। बिल्कुल। तो पहले तो हमारी बात यहाँ पर मेयर जो है मधु जी उनसे हो रही है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कुछ जो भी कहा है वो तमाम चीज़ें दिख रही हैं या नहीं वार्डों में, वो हम अपने सियासत के शोले पे बैठ करके उस सफ़र को तय करेंगे। लेकिन इससे मैम अगर हम आ जाए नाहरपुर पे, नाहरपुर की एक राजीव कॉलोनी है, सीवर की समस्या सबसे ज़्यादा है क्योंकि पानी का ओवरफ्लो, मेन जो हॉल है वो गिरे हुए हैं, खुले हुए हैं पूरी तरह से। समस्या ये है कि आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी बूढ़े गिर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या के लिए लोग यही कह रहे हैं, हमने बहुत बार इवन मुख्यमंत्री जी को भी हमने ईमेल के ज़रिए जो अपनी समस्या है वो बताने की कोशिश की, लेकिन वो समस्या सुलझ नहीं रही है। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस मंच के माध्यम से उन्हें आश्वासन दे दीजिए कि राजीव कॉलोनी की जो ये प्रॉब्लम है वो दूर होगी। देखो जी, राजीव कॉलोनी की मैंने एक सड़क अपनी तरफ से भी बनवाई थी, क्योंकि उस सड़क पे भी काफ़ी समस्याएं थी। एक तो सबसे पहले वो है अनऑथराइज कॉलोनी है। आपको पता ही है अनऑथराइज कॉलोनी में काम किस तरीके से होते हैं, मगर फिर भी हमने करवाए हैं वहाँ पे। अगर आप ऐसी समस्या कोई बता रहे हो तो मैं ज़रूर देखूंगी और उसका ज़रूर समाधान करूँगी। अच्छा, सदन की बैठक में एक मुद्दा हमेशा गरमाया रहता था, वो था भ्रष्टाचार का, निगम अधिकारियों के घोटालों का। चाहे मैं CND वेस्ट घोटाले की बात करूं, विज्ञापन घोटाले की बात करूं, आपने खुद पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री को। उन घोटालों का क्या कुछ रहा? किसी अधिकारी के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई क्या? और ये घोटालों का चक्कर है क्या? कैसे आपको ये मालूम चला कि घोटाला हुआ था और क्या कुछ उसको लेकर फिर आपने काम किया था मैम? नहीं, बिल्कुल जी, जो भी घोटाला हुआ है उसमें मैंने अपने सांसद राव इंद्रजीत जी को भी और अपने CM मनोहर खट्टर जी को हमेशा अवगत कराया, जिसपे स्ट्रिक्टली उन्होंने एक्शन लिया और उन अधिकारियों को सस्पेंड भी करा और उनको निकाला भी गया। ऐसी कोई बात नहीं है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया इस चीज़ को। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो भी मैंने कार्य उनको बताए अपने निगम से रिलेटेड, जो भी अधिकारी खराब थे, गलत थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनका पूरा इमीडिएटली हल हुआ। आप मानती हैं घोटाला हुआ तो कौन से घोटाले हुए, एक बार बताएं हमारी जनता को। देखो जी, ये तो हर जगह का सिस्टम बना हुआ है, तो अगर मेरे समय में जो भी कुछ हुआ है उसका निवारण जरूर किया है हमारे CM साहब ने भी और हमारे राव इंद्रजीत जी ने। तो मुझे संतुष्टि है कि जो भी कार्य, जो भी चीज़ रही उसमें मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं सही थी तो सही का साथ देना उन्होंने वाजिब समझा और उन्होंने दिया। मैम अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात कर लूँ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। उनका यही कहना है बदलाव की शुरुआत ऐसे हरियाणा में हो चुकी है, कोशिश उन्होंने आदमपुर चुनाव से भी की थी, वैसा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन नगर निगम चुनाव से वो अपनी उम्मीदों को जगा करके बैठे हैं। वो जोत उनको दिख रही है कि हम नगर निगम चुनाव से कहीं ना कहीं अपनी पैठ हरियाणा में बना लेंगे। आपके लिए और BJP के लिए कितनी बड़ी चुनौती? आम पार्टी की बिल्कुल भी चुनौती नहीं है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें काम देखता है। दिल्ली की तरह नहीं कि आम पार्टी ने फ्री कर दिया और सब कुछ सही हो गया। अगर इस तरीके से ही करते रहेंगे तो आगे किसका हर्जाना होगा? जनता का होगा। तो सबसे बड़ी भूल, तो सबसे बड़ी गलत बात यही है कि जिस तरीके से पंजाब में आम पार्टी कुछ नहीं कर पाई, बेशक चाहे सरकार बना ली उन्होंने अपनी, मगर वहाँ के लोगों का सिर्फ जाके पूछिए कि वहाँ पे आज तक अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। जिस चीज़ का उन्होंने वहाँ वादा करा था तो वो झूठे वादे तो नाकाम रहेंगे और हरियाणा में उनका कोई वजूद नहीं है। बजट को लेकर खास तौर पर सवाल खड़े होते रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि नगर निगम के पास महज 600-700 करोड़ ही बचा है। अब जो एसेट्स हैं उनको बेचने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के सदन की बैठक में काफी बार पार्षदों ने भी इस बात का मुद्दा उठाया था। आपने भी इस बात की वकालत की थी कि अपनी जमीनों को बेचेंगे, उसके बाद क्योंकि विकास की बयार रुकनी नहीं चाहिए। ये क्या कुछ मामला था, एक बार इसके बारे में बताइए। जमीन बेचने का कोई मुद्दा नहीं था कि भी जमीन बेच के ही हम अपना करेंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा हरियाणा से ही आता है रेवेन्यू, और इस हरियाणा के सारी जगह जो लगता है हमारा गुरुग्राम का पैसा लगता है। तो गुरुग्राम तो कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा रेवेन्यू है उसका, इतनी अच्छी हर चीज़ है, उद्योग यहाँ पर हैं, तो उसमें आने वाले समय भी कोई कठिनाई नहीं होगी और ना कोई ऐसा वो है। मैम अगर हम देखें तो 35 से हम 40 वार्ड पे आ गए हैं, संख्या बढ़ गई है, वोटों की भी संख्या बढ़ गई है। विकास पर आप इसका असर देखती हैं? बिल्कुल, थोड़ा सा जिस तरीके से आप देखो, पहले किसी टाइम पे हुआ करता था 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख हुआ करते थे। आज के टाइम में इतना 23 लाख के करीब आबादी हो गई है,
तो ये तो हर जगह का जनरेशन का है कि भी हर जगह लोग बड़े हैं, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर हब बन चुका है कि इसमें पूरा हिंदुस्तानी, पूरा वर्ल्ड के लोग रह रहे हैं, तो उसी को देखते हुए कर रहे होंगे आगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआत की कि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए आपको आवेदन करना होगा। तमाम लोगों ने आवेदन भी किए, 190 से ज़्यादा लोगों ने पार्षद के लिए आवेदन किए और मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा लोगों ने मेयर के लिए भी आवेदन किया। क्या आपने भी मेयर के लिए आवेदन किया? नहीं जी, अभी तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ अभी भी तो ये तो मेरी पार्टी देखेगी, हमारे सीएम साहब, हमारे आदरणीय राजेंद्र जी देखेंगे कि आगे क्या करना है। इस कदम को देखती कैसे हैं आप कि अब जनता सीधे मेयर चुनेगी? पहले पार्षद चुनते थे, पार्षद को जनता चुनती थी, अब सीधे मेयर चुनेगी। 7 लाख वोट होंगे तकरीबन, आपको चुनाव जीतने के लिए काफी जद्दोजहद करनी होगी। मेयर अगर कोई बनेगा तो वो काफी प्रयास करने होंगे उसके मेयर बनने के लिए, तो इस कदम को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, पहले भी इतने ही लोगों से जीत के आए हैं, इतने ही लोगों ने चुना है, क्योंकि हर पार्षद 30,000 वोटों का नुमाइंदा था। तो आप लगा लीजिए 35 अगर वार्ड हैं तो कितने लाख लोगों का वो हुआ, तो उसके ज़रिए ही मैं बनी थी। और आने वाले समय में डायरेक्ट वोट डालने का जो उनको मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग अपनी पसंद से, अपने हर चीज़ से देख के कि सही काम, क्योंकि पिछले वर्ष जो 5 साल मेरा वर्क हुआ है उसको भी देख के, और आने वाले समय में जो भी लोग होंगे या हमारी पार्टी जो भी कैंडिडेट खड़ा करेगी उसको देख के करेंगे। टिकट की दौड़ में हैं आप? मैंने कहा ना कि ये दोनों उनके ऊपर दारोमदार है, हमारे सीएम साहब के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे आदरणीय राजेंद्र जी के ऊपर। तो इसी के साथ ये तमाम बातचीत रही है हमारी मेयर मधु जी से, और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये आने वाला नगर निगम चुनाव है उसे किस तरह से वो देखती हैं। और इसी के साथ ये भी हमने जानने की कोशिश की है कि क्या पिछली टाइम में जो है चुनौतियां रही थी, और अब जब मेयर का चुनाव खुद जनता के हाथ में होगा और सीधे ये चुनाव होगा तो ये उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और इसी के साथ जो उनके राइवल्स है, या आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की कर ले। इसी के साथ एक सवाल और याद आ गया मैम मुझे, जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी लड़ेगी? देखो, इसका तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये मेरे से बाहर है। ये तो पार्टी, देखो जी, ये पार्टी देखेगी, इस चीज में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है अभी। और जो चुनाव होगा वो सिंबल पे ही होगा आपका? तो नहीं, लेकिन बाकी होगा सिंबल पे। अगर हो सकता है ज्यादातर है ये। तो गठबंधन भी चुनाव लड़ सकता है, ये नगर निगम का चुनाव। नहीं, पीछे भी टिकट मिले हैं, पीछे भी टिकट मिले तो अपनी टिकट पे ही होगा, ये सिंबल पे ही होगी सारी चीजें। गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा, इसके भी बहुत उम्मीदें हैं। अटकलें कयास ये लगाए जा रहे थे कि अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन अब जिस तरह से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला से जब हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि हमारे गठबंधन के साथ, क्योंकि हम गठबंधन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकों का दौर जारी है, जल्दी ही इसको लेकर फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर ये फैसला नहीं होता है, क्योंकि जो सरपंच के चुनाव हुए थे, जिला पार्षद के चुनाव हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग लड़े थे और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। तो अब ये गठबंधन की राजनीति नगर निगम चुनावों में कितनी कारगर साबित होगी, यह जरूर देखने वाली बात है। इसी के साथ एक सवाल और याद आता है, क्योंकि हम देखते हैं रूरल में बीजेपी जो है उतनी पकड़ नहीं है, चाहे हम पंचायत चुनाव को ही क्यों ना देखें। तो क्या इसका असर जो हमने देखा, जेजेपी से अलग लड़कर के लड़े थे नगर निगम चुनाव में, फिर जिस तरह से नीरज जी कह रहे हैं कि हाँ बातें बन सकती हैं, साथ आ सकते हैं? देखो जी, ये जो छोटा इलेक्शन था सरपंची का, ये एक डोर टू डोर का इलेक्शन होता है, ये आपको पता ही है। और फिर गाँवों में हर बंदा चाहता है कि भी हम लोग वो करें, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई, वरना भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से जीत की है और आगे भी होने वाले इलेक्शनों में बहुत अच्छी जीत होगी। तो तो निगम चुनाव में ये चुनौती देखने को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले चुनावों में, नगर निगम चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से सिंबल पर चुनाव लड़ा, 13 ही सीटें जीती। क्या कुछ कारण समझती है इसका? आपने समर्थन दिया? नहीं, बिल्कुल जी, सब अपना, देखो जी, जो कैंडिडेट होता है, भारतीय जनता पार्टी ने जीतने वालों को बहुत अच्छा तरीके से, कि जिन्होंने वर्क किया अपने वार्डों में, बहुत अच्छी रेपुटेशन रही उन लोगों की कि भी अच्छे वर्क करने वालों को चुना गया। मगर किसी कारण, जिस तरीके से कि मैं बता रही हूँ कि सरपंची के इलेक्शनों में कि अड़ोस पड़ोसी हिला दे, घर के फैमिली के मेंबर ही हिला देते हैं कई बार, तो उसमें थोड़ा सा देखना मिला। मगर मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जितने हमने कार्य किए हैं, हमारी पार्टी ने कार्य किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। गुड़गांव में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं पिछले एक तो चल ही रहा है अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर, दूसरा 1110 एकड़ की जमीन के मुआवजे को लेकर। क्या लगता है कि जो लोगों की नाराजगी है
उसको कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है मानेसर नगर निगम चुनाव में और गुड़गांव नगर निगम चुनाव में? देखो जी, ये मेरे उसमें नहीं आता, तो इसका जवाब देना मैं वाजिब नहीं समझती। ये सरकार देगी जवाब। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें करने के लिए। तो इसी के साथ हम आपको बता दें कि हम नगर निगम चुनाव को लेकर के तमाम बातचीत कर रहे थे मधु जी से और जानने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के साथ नीरज जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हकीकत गुरुग्राम की बता रहे हैं सियासत के शोले में कि किस तरह की हकीकत है गुरुग्राम में और आने वाले दिनों में जनता कैसे देखती है। तो चलिए अब यहाँ से सीधे हम नीरज जी रुख कर लेंगे जनता का एक अगले वार्ड की तरफ, और अगले वार्ड में उस पार्षद से पूछेंगे जो चुनाव लड़ चुका है कि कितने मुद्दों पर वो खरा उतरा। वहां की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जिन उम्मीदों के साथ आपने वार्ड के पार्षद को चुना था, या अब जो अब चुनाव आ रहे हैं आपको डायरेक्ट मेयर को चुनने का मौका मिलेगा, तो ऐसा कौन सा उम्मीदवार है? क्या मधु आजाद जी हैं या आपके दिमाग में कोई और नेता चल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बहुत पहले से लड़ना शुरू कर दिया है। बूथ के ऊपर यूथ इस तरह की एक कैंपेनिंग चलानी शुरू कर दी है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल इन चीजों में जरूर पीछे हैं, लेकिन अब वार्ड में चलेंगे और वार्ड में जो पार्षद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो आने वाले नगर निगम चुनाव में जाने वाले हैं। और बीजेपी का नारा यही होता है ना कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव पे चले जाना है, हमें रुकना नहीं है कहीं पर। और शायद यही वजह होती है कि वो अपनी जगह बना लेते हैं जी। तो इसी के साथ रुक करते हैं और अपने सफर को फिर आगे बढ़ाते हुए हम जनता का रुख करेंगे, नए एक वार्ड का रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार 4 गलियों में, इस तरफ की 11 नंबर से लेकर 4 गलियों में सीवर का पानी आता है जी। उसके लिए भी उन्होंने शिकायत लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है। साफ साफ बोलेंगे हम वोट नहीं देंगे। यहाँ कोई डिस्पेंसरी सरकारी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं मिलता किसी बच्चे को, कोई हॉस्पिटल इतनी दूर जा नहीं पाता है। पार्षद हम गए हैं 2-3 बार, लेकिन हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई है। यशपाल बत्रा इस वार्ड से जीत कर गए थे नगर सदन में, और वहां से उन्हें सीनियर डिप्टी मेयर के जैसे अहम पद पर बैठाया गया था। कितना वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे ये तो यहाँ की जनता बताएगी, और मधु बत्रा ने जो वायदे किए थे यहाँ की जनता से उसमें वो कितना सफल हो पाई हैं। हालांकि हमसे जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यहाँ आने से ज़रूर कतरा रही थी वो अपनी बातचीत करने में, लेकिन एक पूर्व पार्षद भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्कूल की ये हालात है, और हम तमाम वो मुद्दे दिखा रहे हैं, जमीन से जुड़े मुद्दे दिखा रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर आपको अपना पार्षद चुनना चाहिए। तो चलिए हम वो स्कूल का रुख कर लेते हैं और वहाँ की स्थिति हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो नीरज जी, हम ये स्कूल में पहुंच चुके हैं। वार्ड नंबर 16 का ये एकमात्र स्कूल था, 8वीं तक ये स्कूल था। हाँ। जहाँ पे तमाम ये लोग जो हैं वो पढ़े हैं इस स्कूल के अंदर। हाँ। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इस स्कूल को तोड़ दिया गया था। एक ये सिंबॉलिक जो लगाया गया है, इसमें दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह से, आप जरा एक्सप्लेन कीजिए। बल्कि मतलब हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कूड़ा कूड़ेदान में डालो, और वहीं बच्चों का जो ये स्कूल है वो पूरी तरह से कूड़ेदान बना दिया गया है, कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीर से बिल्कुल ऑपोजिट आपको यहाँ की हकीकत दिख रही है। देखिए, दिल्ली सरकार ने इन्हीं मुद्दों पर सत्तासीन हुई है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, पंजाब में वो सत्तासीन हुए हैं और अब हरियाणा में उम्मीद देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की जो कंडीशन है, बहुत सारे सरकारी स्कूल प्रदेश सरकार के द्वारा सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो थे वहाँ पहुँच नहीं रहे थे, जबकि वहाँ पे टीचर्स नहीं थे, इस कारण भी वो बंद किए गए। तो स्कूलों की कंडीशन आपको दिखाएंगे कि वार्ड नंबर 16 का जो ये स्कूल था, 8वीं तक का स्कूल, हालांकि एक और स्कूल यहाँ पे है वो +2 तक है, लेकिन अब जो ये एकमात्र स्कूल था, यहाँ आसपास के बच्चे पढ़ते थे, गरीब जो बच्चे थे वो पढ़ते थे, वो किस कंडीशन में है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार फिर चुनाव आया है जी। और इन चुनावों में कहीं ना कहीं वो कोरे वायदे करेंगे, झूठे आश्वासन देंगे, झूठे वादे और कोरे आश्वासन, जो हमारा टैगलाइन भी है नीरज जी, और वही हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जनता से हम चाहेंगे कि आप पूछें कि क्या उनकी दिक्कतें हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व पार्षद, हालांकि नगर पालिका जब थी तो इनका कार्यकाल था, उस दौरान ये चुनाव लड़ी थी और यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीती थी। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मैम, इस बार भी आपने चुनाव की तैयारी की है, आपके इस इलाके का जो ये स्कूल है इसके बारे में कुछ बताएं। कौन से बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे और कितने टाइम पहले इसको तोड़ा गया था? सर, मैं नीलम बालू हूँ, यहाँ से पूर्व पार्षद रही हूँ, और यहाँ हमारे यहाँ एक स्लम एरिया भी है जो वीरनगर है, जहाँ के लोग बच्चों को शिक्षा दिलाने में उतने सक्षम नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। 8वीं तक का ये स्कूल था,
जिसके लिए हमने आगे से बात करके कुछ यहाँ रूम्स वगैरह भी बनवाए थे सरकार को बोल के, और यहाँ की मैं मेंबर भी रही हूँ, जो फंड्स वगैरह लगते थे मेरे थ्रू ही वो होता था। और यहाँ एक आंगनवाड़ी भी मैं लेकर आई थी कि उन बच्चों के लिए जिनको खाना टाइम पर नहीं मिलता, जिनकी माताएं बाहर काम करने जाती हैं और उनके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो उनको खाना भी यहाँ मिल जाया करता था आंगनवाड़ी के थ्रू, और उन बच्चों को रखा भी जाता था, संभाला भी जाता था। तो बहुत एक अच्छा वो था यहाँ पर, बहुत अच्छा ही लगता था यहाँ आकर। और आज हम देखते हैं स्थिति ये इतनी दयनीय हो चुकी है, ये स्कूल तोड़वा दिया गया है, लेकिन इसकी जगह पर इसका कोई भी और अल्टरनेट जो करना चाह रही है सरकार वटेवर, उन्होंने कोई भी अल्टरनेट नहीं किया, ना यहाँ स्कूल बनाया, ना शिकायत किया आपने इसको लेकर? इसको जी मैंने इसकी शिकायत अजय चौटाला जी 27 तारीख को हमारे यहाँ पर मैंने बुलवाए थे जी, तो उनसे भी मैंने ये एप्लीकेशन यहाँ के लोगों ने लिख कर दी थी मुझे, और मैंने वो उनको दी थी। तो उस पर उन्होंने कमिश्नर साहब से बात भी करी है, उन्होंने हमें बुलवाया है, लेकिन जो जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है वो यहाँ दिखते नहीं है। ये बहुत किसकी तरफ इशारा है जी, आप समझ रहे हैं, जो इस टाइम सिटिंग पार्षद मिसेस मधु बत्रा जी हैं, मैं नाम लेकर बताऊंगी, उनकी जो काम करने की प्रणाली है ना, मुझे नहीं लगता कि वो लोगों के हित में है। अब ये देखेंगे आप पीछे कितनी बुरी हालात है, चारों तरफ लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, मुंह पर कपड़ा रखकर यहाँ से निकलना पड़ता है। एक बार ये इस तरीके से गार्बेज हाउस बना तो देते हैं, लेकिन जब हमें इनको हटाना पड़ता है तो हमें सालों की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, जो कि सरकार भी आज इन मुद्दों पर काम कर रही है, स्वच्छ भारत। और किसी भी, आप जानते हैं, किसी भी समाज का, किसी भी शहर का, पूरे देश का अगर कोई भविष्य है तो ये बच्चे हैं। हम पढ़ाई के थ्रू ही जागरूक कर सकते हैं, शिक्षा के थ्रू ही जागरूक हो सकते हैं इनको। जेजेपी से जुड़ी हैं, डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, उसके बावजूद भी ये कंडीशन? तभी उनसे बात करी तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिलाया ना, वहाँ से फोन आया हमारे पास कि आइए आप मिलिए। लेकिन मैडम यहाँ मुद्दे इतने सारे हैं, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, अगर मैं लाइन लगाऊं तो बहुत लंबी फहरिस्त है। जी जी, अब ये जी मैडम, लगातार 4 गलियों में 2 साल से पानी नहीं आता, रात को 2 बजे उठकर लोग पानी भरते हैं। इसके लिए मैंने 3 बार यहाँ पर काम कराना शुरू करा, गड्ढे खुदवाए, और पार्षद साहब की एक टीम आती है, वो गड्ढे बंद करवा जाती है। और निगम के लोगों को जब हम बोलते हैं ना काम करने के लिए, तो वो कहते हैं आप ना पार्षद के पास जाओ, कि अगर मैं वहाँ पहुंची हूँ तो मेरे थ्रू काम होना नहीं चाहिए, काम उनके थ्रू होना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं 2 साल से हम चक्कर काट रहे हैं काम, तो वो उनका कहना भी बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पानी आता ही नहीं है, आप बाल्टियाँ ले आओ, यहाँ से ले जाओ। अब ये तो कोई अल्टरनेट नहीं हुआ ना, इतनी दूर से कोई पानी लेकर आएगा। पानी की समस्या होगी। दूसरी कौन सी समस्या है? लगातार 4 गलियों में, इस तरफ की 11 नंबर से लेकर 4 गलियों में सीवर का पानी आता है जी, उसके लिए भी उन्होंने शिकायत लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है। ये भी दिक्कत है बहुत बड़ी। और सीवर कभी भी हमारे अर्जुन नगर में ये लोग खड़े हुए हैं, कोई एक भी बता दे कि सीवर कभी हमारे अर्जुन नगर में पानी भरता था बरसात का, अब हमारे अर्जुन नगर में बरसात का पानी भी भरने लगा। वाटर लॉगिंग की समस्या जो शर्मनाक, तो इन तमाम मुद्दों के साथ आप जो है वो चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, तो जनता से भी हम यहाँ पर नीरज जी जान लेते हैं कि तमाम जो बातें ये कह रही हैं कितनी समस्याएं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर जो भी खड़े वो खड़े नहीं हो पा रहे, क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा है, स्थिति ऐसी है। जो यहाँ मेरे बुजुर्ग खड़े हैं उनसे संबंधित है। हमारे यहाँ अर्जुन नगर में पहले 12 वार्ड था, फिर 14 वार्ड था, फिर 16 हुआ। 3 वार्डों की पेंशन मिलकर सबसे ज्यादा पेंशनें हमारे यहीं बढ़ती हैं। बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन जो यहाँ बढ़ती है वो पोस्ट ऑफिस पे बढ़ती हैं। लेकिन आप अगर वहाँ जाकर देखेंगे तो एक 20 गज की जगह में तो वो पोस्ट ऑफिस है, और बाकी जो बुजुर्ग हैं वो धूप में खड़े होकर बिना पानी के, बिना टॉयलेट्स की फैसिलिटी के पेंशन लेते हैं। और वो बुजुर्ग बेचारे लाइनों में लगते हैं, उनको लाइनों में लगने के बाद कॉपियां वापस दे दी जाती हैं, ये कहा जाता है परसों आना। और जब वो 2 घंटे बेचारे बुजुर्ग खड़े होकर वहाँ पर लाइनों में लगने के बाद, धूप में खड़े होने के बाद घर वापस आते हैं। पेंशन आज के वक्त में बहुत बड़ी समस्या है। अब फिर से चुनाव आया है, तमाम नेता आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट देने वाली आपकी वार्ड नंबर 16 की जनता? पहले हम उनसे बात करेंगे ना, आपकी तुमने कितने झूठे वादे किए अब तक, अब आगे क्या कराने वाले हो, क्या कराओगे? झूठे वादे किए? झूठे वादे, झूठे काम नहीं करवा रही, झूठे वादे हैं, कह रहे करा देंगे, बात चल रही है, हम किसी से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं हमें क्या पता, किससे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब हम साफ साफ बोलेंगे हम वोट नहीं देंगे अगर ये काम नहीं। बत्रा जी बिल्कुल यहाँ राउंड लगाने पे नहीं आते कभी। देखो बरसात आने वाली है, बरसात में क्या हाल होगा, अभी देखो कितनी स्मेल है, आप लोग यहाँ खड़े हो पा रहे हो आप अभी, और मच्छर हो रहे हैं, कितनी बीमारियां फैलेंगी बताओ। आपकी बार जनता
चेहरे को देखकर नहीं, मुद्दों के आधार पर मतलब वोट देंगे। हमारा काम होना चाहिए बस, हम तो ये चाहते हैं ये सफाई हो जाए, पर देखो बच्चे हमारे भी ठीक रहें। आप लोग भी यही चाहते हो ना भी, सरकार तो यही कहती है कोरोना से बचें, इस बीमारी से बचें। कैसे बचेंगे अगर ये गंदगी होगी तो? कैसे बचेंगे? जब ये गंदगी हटेगी तभी तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। जी जी। बिल्कुल, मुद्दे यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं और इसी के साथ क्या मुद्दे देख रही हैं आप इस बार चुनावी वक्त में रहेंगे? और आप उसको ये देखते हुए देखिए आप वोट कितनी देंगे। बीमारियां फैल रही हैं, कितनी परेशानियां, बच्चे बीमार हैं, कोई मेडिसिन, यहाँ कोई डिस्पेंसरी सरकारी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं मिलता किसी बच्चे को, कोई हॉस्पिटल इतनी दूर जा नहीं पाता है, तो बहुत दिक्कतें आ रही है। और ये इतनी गंदगी से तो और परेशानी है। ये क्या, ये तो इन्होंने ऐसे वो कूड़े का एक वो खत्ता सा बना दिया। बुजुर्ग भी है नीरज जी, हम सोच रहे हैं उनसे भी बातचीत कर ले। जी, एक बार अपना नाम बताइएगा आप। हीरानंद। हीरानंद जी, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारा पैदा यही हुए, पाकिस्तान से 2 साल के थे। स्कूल में पढ़े क्या आप? स्कूल में तो नहीं पढ़े, हम तो गुड़गांव विलेज में पढ़े हैं। अब दुख की बात यह है कि नगर निगम वालों ने आईडी प्रॉपर्टी को चेंज करके हमें परेशान कर रखा है। और रजिस्ट्री लाओ, आईडी लाओ, ये लाओ, जो लाओ। जो प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ था वो ठीक नहीं हुआ? अभी तक ठीक नहीं हुआ, उल्टा गड़बड़ कर दिया। व्यक्ति तो इसलिए सामने बैठा हूँ, ऐसी समय आती है कि अब आज 61 साल की उम्र है, समझा। 61 साल की उम्र में ऐसी समय आती है, शाम को तबीयत ऐसी खराब होती है, सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से सरकार से, जिला प्रशासन से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, या फिर मधु बत्रा जी से? सरकार ने कहती है स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत नहीं, अस्वस्थ भारत है। कपिल, क्या कहेंगे कि स्कूल की जो कंडीशन है, किसी भी समाज की और देश की या प्रदेश की तरक्की तभी संभव है जब देश का युवा शिक्षित होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, एक तो पहले तो ये स्कूल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, और अगर ये नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम इसकी बाउंड्री वॉल करा के, अगर ये कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है तो उसकी बाउंड्री वॉल करा के और इसको गेट को क्लोज कर देंगे तो भी ये सब चीज़ें नहीं होंगी, और कभी ना कभी तो फिर इसको कंस्ट्रक्ट कराएंगे और बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे। तो युवा हैं, सोशल मीडिया पर युवा आजकल एक्टिव रहता बहुत है, एक्टिव। क्या करा इसको सोशल मीडिया पर वायरल? एमसीजी में कंप्लेंट करी थी, 2 से 3 बार करी है, और यहाँ जो इनके हेड है वो ट्रैक्टर एक दिन उन्होंने खड़ा नहीं करा, फिर से दोबारा स्टार्ट हो गए, तो उन्हें कोई ना कोई बोल ही नहीं रहा इस चीज़ के लिए। अगर इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो कभी भी स्कूल तो कंस्ट्रक्ट होंगे ही नहीं और ना बच्चे पढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो इसको बेसिक कंस्ट्रक्शन करके कम से कम स्कूल का वो तो दिया जाए। ये तो बस कूड़ा घर बन गया और गाय भैंसे छोड़ दी यहाँ पे, अब कम से कम 1-1.5 साल हो गया ऐसे देखते हुए। तो परेशानी विकट बहुत है कि आपको यहाँ पर क्या क्या समस्याएं लग रही हैं जो आप चाहती हैं कि मधु बत्रा तक पहुँचे, वो समझे? ये जो ये देख रहे हो सामने, ये कूड़ा पड़ा हुआ है जी, कितने टाइम से इसको कहते हैं बनाएंगे, जो भी कहते हैं, फिर आते नहीं है, देखने के लिए भी नहीं आते यहाँ पर। नहीं, इसकी शिकायत क्या यहाँ के मौजूदा पार्षद से की? पार्षद को तो नहीं करी, लेकिन हम स्कूल प्रिंसिपल वगैरह सबको बोल दिया हमने, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं यहाँ पर कूड़े की गाड़ियाँ ना खड़ी होएं, अगर स्कूल नहीं बनाते तो ना बनाए, लेकिन इसकी 4 तरफ से बाउंड्री दे दें। तो पार्षद से आपने ये समस्या क्यों नहीं रखी? आपने कहा स्कूल पार्षद हम गए हैं 2-3 बार, लेकिन हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई है। हमारे ये कमेटी स्कूल के पास समरसीवर लगा हुआ है, इसका गेट वाल टूटा हुआ है, मैं 10 बार कंप्लेंट डालने की, इसको ठीक कराओ, सारा गली में पानी इकट्ठा हो जाता है। 2 दिन में करा देंगे, 2 दिन में करा देंगे। और परसों भी मैं गई थी तब भी बोल के, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तमाम प्रयासों के बाद मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी प्रदेश की आर्थिक नगरी के लोग तरस रहे हैं। बिल्कुल। अब नगर निगम चुनाव है और नगर निगम चुनावों की हम पड़ताल कर रहे हैं, पोल खोल रहे हैं तमाम उन नेताओं की जो वायदे करके जनता के बीच में से गायब हो गए। ऐसे और वार्डों में चलेंगे और लोगों की समस्याओं को हम दिखाएंगे, और दिखाने के बाद जनता तय करेगी कि किसको अपना वार्ड का पार्षद चुने और किसको मेयर।